आज है डे 6 और आज हम शुरू करने जा रहे हैं सोसाइटल इम्पैक्ट से। फर्स्ट 5 डेज हमने पाइथन रिवाइज किया। हमने देखा कि सीरीज कैसे क्रिएट होती हैं, डेटा फ्रेम्स कैसे क्रिएट होते हैं, हाउ डू यू डिफाइन चार्ट्स विद द हेल्प ऑफ मैटप्लॉटलिब, आप कैसे उनको ड्रॉ कर सकते हो, एंड हाउ कैन वी कस्टमाइज द चार्ट्स, राइट। अभी बारी है थोड़े से थ्योरी चैप्टर की। पहला थ्योरी चैप्टर है आपका सोसाइटल इम्पैक्ट। सोसाइटल इम्पैक्ट या सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स भी हम इसे कह सकते हैं। सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स की जब आप एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी इंटरनेट को यूज करते हो तो आपके पास क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। ये चैप्टर आपको 10 मार्क्स का आता है, राइट। अब इस 10 मार्क्स में आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, डिफरेंसेस आ सकते हैं, एमसीक्यू आ सकता है, यू कैन गेट केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ऑन दिस, राइट। सो सोसाइटल इम्पैक्ट मतलब कि इंटरनेट का और नेटवर्क का सोसाइटी पे क्या असर हो रहा है एंड कैसे हमें सोसाइटी में बिहेव करना चाहिए। जैसे हम नॉर्मली सिटीजन होते हैं, ठीक है, पर जब हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो क्या कहते हैं उस टर्म को हम? When we are using internet, like in society we say we are citizens, but when we are using internet we call ourselves as, क्या कहते हैं हम अपने आप को? Any one of you? Very good. So we call ourselves as netizen. So जो citizens internet use कर रहे हैं वो netizen है, and you have certain ethics जो आपको follow करने चाहिए जब आप internet use करते हो, right? So being a netizen, I should be polite, I should be respecting others' privacy, I should respect others' time, I should be responsible. मैं सिर्फ valid और authentic चीजों को ही share करूँ further। वो सब आपके क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, दैट इज व्हाट यू शुड रिमेम्बर एंड यू शुड बी एबल टू राइट, ठीक है। एक तो ये नेटिजन का आ जाता है हमारे पास, साइबर एथिक्स जिसे हम कहते हैं। क्या क्या साइबर एथिक्स नेटिजन के पास होने चाहिए, ठीक है, ये आपको इसमें पढ़ना होता है। दूसरी चीज आपके पास आ जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट, डिजिटल फुटप्रिंट। यू हैव टू स्टडी इन दिस कि डिजिटल फुटप्रिंट क्या होता है। डिजिटल फुटप्रिंट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज डिजिटल टैटू। टैटू इसलिए क्योंकि ये एक बार क्रिएट हो गया तो हम इसको इरेज नहीं करते, मतलब अपने आप से इरेज नहीं होता, ठीक है, परमानेंट टैटू की तरह। डिजिटल फुटप्रिंट इज दैट वट एवर एक्टिविटीज यू आर परफॉर्मिंग, आप इंटरनेट पे जो भी काम करते हो, आपने कौन सी साइट खोली, आपने वहां पे क्या सर्च किया, आप इस पेज के बाद किस पेज पे गए, एवरीथिंग इज गेटिंग रिकॉर्डेड समवेयर। तो वो सब चीजें कहीं ना कहीं पे रिकॉर्ड हो रही है। इट्स गेटिंग रिकॉर्डेड समवेयर एंड दैट इज कॉल्ड डिजिटल फुटप्रिंट। मतलब आप अपने कदमों के निशान पीछे छोड़ते आ रहे हो जब भी आप इंटरनेट यूज कर रहे हो। अच्छा, डिजिटल फुटप्रिंट दो तरह का होता है, कौन सा? Who can tell me what are the different types of digital footprint? What are the different types of digital footprint? Very good. Active digital footprint and passive digital footprint, ठीक है। व्हेन आई नो दैट माई दिस एक्टिविटी इज गेटिंग रिकॉर्डेड, मैंने किसी की पिक्चर को फेसबुक पे लाइक किया, मैंने किसी की पिक्चर पे कमेंट किया, मैंने खुद कुछ पोस्ट किया, मुझे पता है कि वो सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है जो मैं कर रही हूँ। मैं किसी को व्हाट्सएप पे मैसेज कर रही हूँ, it's all getting recorded somewhere. When you know it's all getting recorded somewhere, so it is active. लेकिन पैसिव होता है जब हमें रियलाइज भी नहीं होता कि वो रिकॉर्ड हो रहा है और हमने एज सच कभी किसी एग्रीमेंट को ओके किया, उसमें परमिशन दे दी समहाउ। व्हेन समथिंग लाइक दैट हैपेंस, दैट इज कॉल्ड passive footprint. We have active footprint, we have passive footprint, ठीक है। active when we know we are actively involved in it, we know कि ये चीज रिकॉर्ड होगी। passive when we're not sure that it's going to be recorded and हमारी इंफॉर्मेशन के बिना या हमारी नॉलेज के बिना वो चीज रिकॉर्ड हो रही होती है। जैसे कि आपकी कुकीज आपने सिर्फ एक्सेप्ट कर लिया, अब आपको नहीं पता कि कुकीज एग्जैक्टली क्या क्या स्टोर कर रही है ना। वो क्या क्या स्टोर कर रही है, दैट वी एग्जैक्टली डोंट नो। एंड सिमिलर वे आप सिर्फ सर्व कर रहे हो, आपने किस चीज को कितनी देर के लिए सर्व किया, किस तरह की एड्स को आप पसंद कर रहे हो, किस तरह के एड्स को नहीं पसंद कर रहे हो, ऑल दैट इज रिकॉर्डेड समवेयर। दैट्स पैसिव फुटप्रिंट। डिजिटल फुटप्रिंट हो गया हमारे पास। इसके बाद आपको पता होना चाहिए आईपीआर के बारे में। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईपीआर? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईपीआर?
Very good, Dipanjali. Very good, Divyansh. सो इट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट. ठीक है. सो हम जो अपनी प्रॉपर्टी क्रिएट करते हैं, व्हेन वी क्रिएट सम प्रॉपर्टी, तो उसे हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं. सो व्हेन वी क्रिएट प्रॉपर्टी ऑफ आवर ओन, वी कॉल इट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. विद आवर इंटेलिजेंस वी आर क्रिएटिंग. मतलब इट्स नॉट प्रॉपर्टी कि मैं घर बना रही हूँ या मैं गाड़ी ले रही हूँ, वो वाली प्रॉपर्टी नहीं. मैंने कोई वीडियो बनाई, मैंने कोई बुक लिखी, मैंने कोई गाना बनाया, एनीथिंग लाइक दैट. ठीक है, जो आप अपनी इंटेलिजेंस से क्रिएट कर रहे हो. अब इसमें बहुत सारी तरह की चीजें होती हैं, जैसे कि इफ योर क्रिएशन इज अबाउट सम पब्लिकेशन, सम लिटरेचर, ठीक है, समथिंग लाइक दैट, तो उस पे जो हमें मिलता है वो होता है कॉपीराइट. एंड कॉपीराइट के लिए हमें कहीं पे भी अप्लाई नहीं करना पड़ता. तो मोमेंट यू पब्लिश दैट थिंग, मतलब जब आप उसको पब्लिकली अपने नाम से दिखाते हो, तो आपको उस पे कॉपीराइट मिल जाता है. ठीक है. सो इफ आई पब्लिक size something, I put it into the publication, I get a copyright automatically for that. उसके बाद मेरे पब्लिकेशन के बाद अगर कोई उसको यूज करता है, तो मैं डेट वाइज दिखा सकती हूँ कि ये मैंने पहले पब्लिश किया था, दूसरे ने यूज किया है, मतलब उसने मेरे डेटा को यूज किया है. ठीक है. कॉपीराइट में भी जो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट होता है, वो डिफरेंट लेवल्स का होता है. कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का मतलब क्या है कि किसी ने कॉपीराइट लॉज के अगेंस्ट जाकर आपके डेटा को, के कंटेंट को, आपकी प्रॉपर्टी को यूज किया. अब इसमें एक छोटा वाला जो होता है वो होता है प्लेजरिज्म. प्लेजरिज्म जो हम में से हर कोई शायद कभी ना कभी करता है. आप लोगों ने तो अभी 12th में ही किया होगा. जैसे कि आपको अपनी रिपोर्ट फाइल बनानी थी, है ना, आपको अपनी प्रोजेक्ट फाइल बनानी थी. सारे प्रोग्राम्स तो आपने खुद नहीं बनाए होंगे, इधर उधर से कॉपी किए होंगे. सिमिलर वे प्रोजेक्ट भी आप ले सकते हो. एंड आप कभी ये थोड़ी बोलोगे मैम को कि मैम ये रही मेरी प्रोजेक्ट फाइल और मैंने सुमन की कॉपी करके बनाया. यू विल नॉट से दैट, है ना. मैम ये रही मेरी प्रोजेक्ट फाइल, मैंने तो सिर्फ दीपांजलि की फोटो कॉपी करा ली. वी नेवर से दैट. सो दैट इज प्लेजरिज्म, कि आप किसी और के कंटेंट को यूज कर रहे हो अपना कह के, और आप उसे वो भी नहीं दे रहे हो, उसको एक्नॉलेजमेंट भी नहीं दे रहे हो कि आपने उसके डेटा को यूज किया है या उसके कंटेंट को यूज किया है. तो उसे प्लेजरिज्म कहते हैं. सो यूजिंग समवन एल्स कंटेंट, सेइंग दैट इट्स योर विदाउट गिविंग द एक्नॉलेजमेंट टू दैट पर्सन. सो अगर आप एक्नॉलेजमेंट भी दे देते हो तो भी प्लेजरिज्म नहीं होता. या फिर आप उस डेटा को लो, उसमें थोड़े से खुद से चेंजेस करो और फिर उसको पब्लिश करो, तो भी प्लेजरिज्म नहीं होता. ये तो छोटे लेवल वाला है. इसमें क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा असाइनमेंट कैंसिल हो जाएगी, मार्क्स थोड़े कम मिल जाएंगे. और उससे बड़ा हो जाता है आपके पास कॉपीराइट स्ट्राइक. सो अगर आप उसको यूज करते हो तो उसके बहुत आगे आपके मॉनेटरी भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है. अदरवाइज भी यू कैन हैव इश्यूज. ठीक है. सो दैट इज योर कॉपीराइट थिंग. कॉपीराइट के बाद हमारे पास दूसरी चीज जो आ जाती है, लीगल एक्शंस हो सकते हैं. फिर आपके पास होता है एक पेटेंट और एक होता है ट्रेडमार्क. सो वी हैव पेटेंट एंड ट्रेडमार्क. पेटेंट में क्या होता है, एक सेकेंड, कुछ स्टूडेंट्स को अभी डाउट है शायद. आप बताओ मुझे. साइंटिफिक इन्वेंशंस, यस, साइंटिफिक इन्वेंशन इज फॉर पेटेंट. ठीक है. सो आपने कुछ भी इन्वेंट किया है नया, सो यू हैव इन्वेंटेड समथिंग. ठीक है. और उसको आपको गवर्नमेंट से पेटेंट लेना पड़ता है. आपको अपने सारे पेपर्स, अपना इन्वेंशन सबमिट करना पड़ेगा. गवर्नमेंट उसको गो थ्रू करेगी एंड देन आपके जो पेपर्स हैं वो प्रोटेक्टेड हो जाते हैं 20 ईयर्स के लिए. तो 20 ईयर्स तक आपका फॉर्मूला यूज करके, आपका मेथड यूज करके उस चीज को कोई और क्रिएट नहीं कर सकता. सो यू गेट अ पेटेंट ऑन दैट. ठीक है. उसको आपसे परमिशन लेनी पड़ेगी इफ दे वांट टू यूज इट. सो 20 ईयर्स के लिए आपका पेटेंट जो है वो रजिस्टर होता है. ठीक है. ट्रेडमार्क क्या होता है, लोगो एंड टैगलाइन. राइट. लोगो इज जैसे कि यूट्यूब का एक लोगो है. कैन एनीवन एल्स यूज द सेम लोगो? कोई और वीडियो स्ट्रीमिंग साइट आ जाए और वो सेम यूट्यूब वाला लोगो यूज कर ले, इज इट पॉसिबल? गुड मॉर्निंग अभिषेक. इज इट पॉसिबल?
नो, है ना? अदरवाइज केस हो जाएगा उनके ऊपर। इवन आप मैकडॉनल्ड्स नाम का ढाबा नहीं खोल सकते, ठीक है? और उनकी जो लाइन्स है, जो उनकी टैग लाइन्स होती हैं, उनको आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है? सो टैग लाइन्स एज वेल एज लोगोस, दे आर रजिस्टर्ड एज ट्रेडमार्क, ठीक है? सो आपका किसी भी चीज का लोगो एंड उसकी टैगलाइन को रजिस्टर करा लिया जाता है, और सेम बिजनेस में, मतलब सेम जॉनर ऑफ द बिजनेस में वो चीज यूज नहीं हो सकती। जैसे कि आई कैन नॉट हैव अ रेस्टोरेंट विद द नेम मैकडॉनल्ड्स, बट आई कैन हैव अ टॉय शॉप विद द नेम मैकडॉनल्ड्स, राइट? और आई कैन हैव अ कोचिंग इंस्टीट्यूट विद द नेम मैकडॉनल्ड्स, बिकॉज बिजनेस ही अलग हो गया। अगर सेम बिजनेस है तो हम ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है? एंड ट्रेडमार्क्स आर रजिस्टर्ड फॉर 10 years, उसको आपको बार बार उसकी रजिस्ट्रेशन फी देनी होती है, तो वो आपका रजिस्ट्रेशन चलता रहता है, ठीक है? सो ये तो हो गए आईपीआरस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है? इसके बाद आपको पता होना चाहिए अबाउट वेरियस साइबर crimes. So cyber crime क्या होता है? When a crime is performed using some electronic device and internet connection. So internet connection और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से जो भी क्राइम होते हैं वो साइबर क्राइम में आते हैं। उसके अंदर आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, लाइक वी हैव हैकिंग, वी हैव क्रैकिंग, वी हैव आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर बुलिंग, साइबर स्टॉकिंग, फिशिंग। हाँ, प्लेजरिज्म इज नॉट अ साइबर क्राइम, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की वायोलेशन है, ठीक है? हैकिंग, क्रैकिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर बुलिंग, साइबर स्टॉकिंग, फिशिंग, फार्मिंग, ठीक है? डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, जिसे हम डीओएस कहते हैं, डिनायल ऑफ सर्विस, देन रैंसमवेयर। So these are some important cyber crimes you should know of, ठीक है? तो हैकिंग क्या होता है कि हम किसी का डेटा हैक करते हैं अनऑथराइज्ड वे से। सो अनऑथराइज्ड तरीके से किसी के डेटा को स्टील करना इज कॉल्ड हैकिंग। जो गलत इंटेंशन के साथ होता है वो हैकिंग होता है, जिसमें गलत इंटेंशन नहीं होती। इट माइट बी लाइक आई एम अ पर्सन हु वांट्स टू सी कि कोई नेगेटिव लोग कुछ बुरा तो नहीं करने वाले हैं, और वो मैं उसे हैक करके उसको बचाना चाहती हूँ। तो मैं कर तो हैकिंग ही रही हूँ, मतलब आई एम स्टिल एक्सेसिंग द डेटा इन द अनऑथराइज्ड वे, बट आई एम डूइंग इट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, सो वो क्रैकिंग हो जाएगा। आइडेंटिटी थेफ्ट, कि आप किसी और के नाम से, किसी और की बेसिक इंफॉर्मेशन से, ठीक है? देन उससे अगर आप अपना अकाउंट बना लेते हो और उसके अकाउंट से आप पोस्ट करते हो, किसी को ईमेल्स भेजते हो, दैट इज आइडेंटिटी थेफ्ट। साइबर बुलिंग, किसी के बारे में गलत गलत लिखना, अब्यूज करना, उसको ट्रोल करना इंटरनेट पे, दैट इज साइबर बुलिंग। साइबर स्टॉकिंग इज दैट जस्ट फॉलोइंग दैट पर्सन, फॉलोइंग इन द मतलब वो नहीं कि जैसे हम इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं या सब्सक्राइब करते हैं यूट्यूब पे, वो वाला फॉलो नहीं, बट आप एक रॉन्ग वे में समहाउ, जहाँ पे भी वो बंदा ऑनलाइन जाए या बंदी ऑनलाइन जाए, वहां पर आप भी पहुंच जाते हो, एंड यू समहाउ ट्राई टू इंटरेक्ट विदाउट द विल ऑफ दैट पर्सन, सो दैट इज साइबर स्टॉकिंग। फिशिंग इज जब आपके पास स्पेसिफिक लोगों को ईमेल्स भेजी जाती हैं अबाउट सम ऑफर्स और समथिंग, टारगेट ऑडियंस को भेजते हैं। सो फिशिंग में हमेशा वी हैव अ टारगेट ऑडियंस जिनको हम ईमेल्स भेजते हैं या एसएमएस भेजते हैं और बोलते हैं कि आपकी ये लॉटरी निकल गई है या आपने ये प्राइज जीता है, सो यू फिल इन योर डिटेल्स। तो वो जो डिटेल्स आप अपनी फिल इन करते हो, अपनी पर्सनल डिटेल्स आप वहां पे फिल करते हो, वो जो डिटेल्स हैं वो आपके चली जाएंगी हैकर या क्रैकर के पास, और वो उसका मिसयूज कर सकता है। वो होती है फिशिंग। अब जो आपकी टारगेट ऑडियंस के लिए नहीं है, जनरल मैंने एक साइट बना दी कि जो भी इस साइट पे आएगा, मान लो मैंने एक फॉल्स साइट बनाई है डाउनलोड मूवीज। अब बंदा मूवी डाउनलोड करने आता है, आप उसको बोलते हो कि पहले अपनी डिटेल्स फिल करो, तो वो डेटा आप वहां से उसका कैप्चर कर सकते हो। दैट इज फार्मिंग, दैट एनीबडी कैन कम टू दैट साइट। फिशिंग इज व्हेन वी सेंड स्पेसिफिक ईमेल्स टू पीपल। फार्मिंग इज व्हेन द पर्सन कम्स ऑन द साइट सर्चिंग फॉर समथिंग, ठीक है? डॉस इज डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। अगर ये अटैक हो जाता है आपके कंप्यूटर पे, तो आपके कंप्यूटर की सर्विसेज ही लॉक हो जाएंगी। मतलब बहुत सारी चीजें हैं, जो सॉफ्टवेयर हैं, आप अपने कंप्यूटर पे खुद ही यूज नहीं कर पाओगे। उसे डीओएस कहते हैं, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। सिमिलर चीज रैंसमवेयर होती है। इसमें एप्लीकेशंस ब्लॉक होती है, इसमें आपका पूरा डेटा ही लॉक हो जाता है।
तो आपके पास जो भी डेटा फाइल्स हैं आपके हार्ड ड्राइव में, तो वो उसको ही लॉक कर देगा, आप उनको खोल ही नहीं पाओगे। जैसे मेरी कंपनी की बैलेंस शीट हो गई, मेरी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, कुछ भी, इट इज ऑल लॉक्ड। मेरी स्ट्रैटेजीज है जो कि शायद एक्सेल फाइल में थी, वर्ड में थी, डेटाबेस में थी, वो सब लॉक हो जाएगा एंड आई कैन नॉट यूज इट। देन दे आस्क यू फॉर अ रैंसम कि आप इतने पैसे दो तो हम आपकी फाइल्स को रिलीज करेंगे एंड देन यू कैन यूज दोज फाइल्स, राइट। सो ऐसे ही बहुत सारे तरह के आपके पास क्या होते हैं और भी वायरसेस। ये तो साइबर क्राइम्स थे। साइबर क्राइम के बाद आपको वायरस पता होना चाहिए। स्पैम ईमेल क्या होती है? स्पैम इज व्हेन सिमिलर डेटा इज सेंट टू मल्टीपल पीपल इन विच दे आर नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है, बल्क ईमेल्स जिसे हम कह सकते हैं। फिर इन सबसे बचने के लिए क्या चाहिए होता है? फायरवॉल। हमेशा जब भी क्वेश्चन में आपको आए कि व्हाट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दैट प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, to protect from unauthorized access, वो आपका फायरवॉल होता है। वायरस से बचने के लिए एंटीवायरस होता है, लेकिन फायरवॉल इज अ कंप्लीट पैकेज जो आपको वायरसेस से भी बचाता है। आप इसमें सिलेक्टेड वेबसाइट्स को ब्लॉक भी कर सकते हो कि वो खुल ही ना सके आपके सिस्टम पे, एंड वी कैन प्रोटेक्ट फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ अनऑथराइज्ड एक्सेस। ऐसा नहीं आएगा अभिषेक कभी भी कि हाउ प्लेजरिज्म डज नॉट कम इन द कैटेगरी ऑफ साइबर क्राइम, यू विल नॉट गेट अ क्वेश्चन लाइक दैट, ठीक है। तो वो सिर्फ आपसे पूछेंगे प्लेजरिज्म क्या होता है, बट अगर मान लो जस्ट हाइपोथेटिकली ये पूछ भी लेते हैं तो भी इट इज एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का ऑफेंस, ठीक है। तो आप कहोगे ये कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का पार्ट है कि किसी का कंटेंट है और हम उसको बिना एक्नॉलेज किए यूज कर रहे हैं। हम किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, वी नॉट परफॉर्मिंग अ क्राइम, राइट। सो आप सिर्फ किसी के कंटेंट को यूज कर रहे हो और कह रहे हो कि मेरा है, बिना उसको एक्नॉलेज किए। सो यू आर चीटिंग। सो वो वाली जो चीटिंग है उसको हम प्लेजरिज्म कहते हैं। इट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वायोलेशन, ठीक है, इट इज नॉट अ साइबर क्राइम। तो दैट्स वन थिंग, ठीक है, ये आप डिफाइन कर सकते हो इसके अंदर। स्पैम हो गया। अच्छा, वायरस की फुल फॉर्म पता है किसी को? एनीवन नोज द फुल फॉर्म ऑफ वायरस? एनी वन ऑफ यू? वेरी गुड। So it's vital information, resources under seas, ठीक है। सो वाइटल इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज अंडर सीज मतलब आप ही की इंफॉर्मेशन, आप ही के रिसोर्स आपके सिस्टम पे सीज हो सकते हैं कि आप उन्हें सही से यूज ना कर सको। फिर वायरस में भी आपके पास डिफरेंट डिफरेंट तरह के वायरस हैं। जैसे एक होता है वॉर्म। अगर आपको क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि कौन सा ऐसा प्रोग्राम है विच रेप्लिकेट्स इटसेल्फ, तो वॉर्म की सबसे बड़ी आइडेंटिफिकेशन ही यही है कि इट रेप्लिकेट्स इटसेल्फ, ये अपनी इतनी कॉपीज रैम में बना लेता है कि आपकी रैम पूरी भर जाती है एंड योर सिस्टम गेट्स स्लो। सो इट replicates itself in the memory, making your computer slow. तो ये कंप्यूटर को स्लो बना देता है, अपने आप को रेप्लिकेट कर करके इतनी कॉपीज अपनी बना लेता है कि सिस्टम स्लो हो जाता है, ठीक है। सो दैट इज अ वॉर्म। उसके बाद आपके पास एक और स्पेशल टाइप का वायरस है जिसे हम क्या कहते हैं? ट्रोजन। व्हाट इज ट्रोजन? ट्रोजन इज अ हिडन वायरस, ठीक है। आपने एक ट्रोजन हॉर्स की स्टोरी सुनी होगी। सो ट्रोजन हॉर्स क्या होता है कि एक बार एक फाइट थी, आई डोंट नो अबाउट लाइक किसमें थी एग्जैक्टली, बट वो एक बहुत बड़ा लकड़ी का घोड़ा बनाते हैं एंड वो राजा दूसरे राजा को गिफ्ट के लिए भेजता है। बट एक्चुअली में क्या होता है कि उस घोड़े के अंदर उनकी पूरी सेना होती है, तो वो उस किले के अंदर एंटर कर जाते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट। सो बेसिकली कि वो छुपे हुए तरीके से अपनी फोर्स को अंदर भेजते हैं। सो ट्रोजन भी वही है कि छुपे हुए तरीके से वायरस आपके कंप्यूटर में एंटर करता है। सो इट इज अ वायरस which is attached in hidden format with some other application file.
सो आपने कोई गेम डाउनलोड की या आपने कोई मूवी डाउनलोड की, उसके साथ वो वायरस अटैच्ड है और आपको पता भी नहीं चलेगा। आप उसे डाउनलोड कर रहे हो, बट ये वायरस भी साथ में डाउनलोड हो रहा है, एंड द मोमेंट यू ओपन द फाइल, द वायरस विल अफेक्ट योर कंप्यूटर। ठीक है? सो जब तक हम उस फाइल को ओपन नहीं कर रहे हैं, हम उस पर डबल क्लिक नहीं कर रहे हैं, वायरस भी अफेक्ट नहीं कर रहा है। बट द मोमेंट यू डबल क्लिक ऑन दैट, जैसे ही आपने उस फाइल को यूज किया, वो वायरस एक्टिवेट हो जाएगा और वो आपके कंप्यूटर को अफेक्ट करेगा। ठीक है? दैट इज अ ट्रोजन। क्लियर है सबको? सो वायरस हो गया, वर्म हो गया, ट्रोजन हो गया। ठीक है? सो वी हैव वायरस, वी हैव वर्म, वी हैव ट्रोजन। हाँ, किसी भी फाइल के साथ एसोसिएटेड हो सकता है। ठीक है? अब इसके बाद आपके पास एक टॉपिक आता है ई वेस्ट एंड हमारी हेल्थ। तो ई वेस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें अंदर से कुछ भी पूछ सकते हैं। तो ई वेस्ट इज इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। हम जो भी गैजेट्स हैं उनको जब थ्रो करते हैं तो उसमें बैटरीज होती हैं, जिससे लिथियम और लेड जो है वो एयर में मिक्स होता है। उससे काफी बीमारियां हो सकती हैं, प्रॉब्लम हो सकती हैं। सो ई वेस्ट क्या होता है और ई वेस्ट को मैनेज कैसे करते हैं, वो आपको पढ़ना है। इसको मैनेज करने के हमारे पास क्या होता है, व्हाट आर 3 R's? ये डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस कर लेना, 3 R's वाली। व्हाट आर 3 R's? ऐसे होता है ना डायग्राम। समथिंग लाइक दिस, है ना? रीयूज, रिसाइकल और रिड्यूस। ठीक है? तो रीयूज, रिसाइकिल, रिड्यूस। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, बट आप देखो जहां पे भी पेपर में डायग्राम बनाने की ऑप्शन है ना, ऑलवेज मेक अ डायग्राम। ठीक है? कंप्यूटर नेटवर्क एंड सोसाइटल इम्पैक्ट में तो फॉर श्योर, अगर अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दिया गया है और उसमें डायग्राम बन सकता है, मेक अ डायग्राम फॉर श्योर। कभी किसी चीज के 2 पॉइंट्स लिखने हो, जैसे कि आपको डिजिटल फुटप्रिंट ही लिखना था, तो ऐसे यहाँ पर पॉइंट लिख के यहाँ पर टाइप्स लिखो। सो आप हमेशा जब इस तरह से लिखते हो, एग्जामिनर को चेक करते हुए वो चीज हाईलाइट हो जाती है और फिर वो बाकी का पैराग्राफ पढ़ते भी नहीं है। उनको पता चल जाता है हाँ बच्चे ने की पॉइंट्स लिखे, एंड यू गेट द मार्क्स फॉर दैट। ठीक है? बट सही डायग्राम बनाना, गलत नहीं बनाना, नहीं तो लिखा सही होगा डायग्राम गलत होगा तो भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो मेक श्योर यू मेक अ नीट एंड करेक्ट डायग्राम। ठीक है? सो रीयूज मतलब सेम गैजेट्स को यूज करो जब तक वो बिल्कुल ही ऐसी हालत में ना हो जाए कि अब उनका कुछ नहीं हो सकता। रिसाइकलिंग करो, जैसे अब आईफोन वाले क्या कहते हैं, इवन सैमसंग एंड अदर कंपनीज आर आल्सो डूइंग दैट, कि हमने जो बनाया है फोन वो पूरा का पूरा रिसाइकिल करके बनाया है, रिसाइकिल प्रोडक्ट से बनाया है। सो दैट इज टू सेव नेचर, राइट? रिड्यूस, जो गैजेट्स की जरूरत है वही खरीदो, अननेसेसरली शो ऑफ के लिए गैजेट्स मत खरीदो। ठीक है? एंड रीयूज हो गया कि भाई पापा ने फोन लिया, फिर उसी को बच्चे ने यूज किया, फिर उसके छोटे भाई ने यूज किया, जब तक चल रहा है चलाए जा रहे हैं हम उसको। ठीक है? अब आजकल तो आपके अमेजोन फ्लिपकार्ट वगैरह पे भी रिफर्बिश्ड जो डिवाइसेस हैं वो मिल जाते हैं। रिफर्बिश मतलब सेकेंड हैंड, जैसे हम कहते हैं कि कोई ऑलरेडी यूज कर चुका है, फिर आप उसको दोबारा से खरीद के यूज कर सकते हो, अच्छी कंडीशन में आपको मिल जाता है। वो हो गया ई वेस्ट। देन वी हैव हेल्थ कंसर्न्स, कि ज्यादा देर कंप्यूटर यूज करने से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं बताओ, राइट इन द चैट। इफ आई यूज कंप्यूटर्स लाइक टू मच, व्हाट ऑल प्रॉब्लम्स कैन आई फेस? आई आई स्ट्रेन, यस, बैक एक, हेडेक, है ना? ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो हो सकती हैं। डार्क सर्कल्स। ठीक है? स्लीप एपनिया, आपको रात को नींद नहीं आएगी। अगर नींद आएगी तो मे बी आपको अजीब अजीब सपने आ सकते हैं। लैक ऑफ स्लीप, एग्जैक्टली, डिप्रेशन में चले जाते हैं लोग। सो उसके लिए वी हैव टू सिट इन द करेक्ट पोस्चर, वी हैव टू टेक गैप बिटवीन द यूज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। वी शुड नॉट सिट फॉर लॉन्गर, हमें उठ के थोड़ी एक्सरसाइज कर लेनी चाहिए। हमें अपनी आईज की एक्सरसाइज, पता सबको होता है, करता कोई भी नहीं है ना? मैं भी बड़े उससे बोल रही हूँ ये कर लेना चाहिए, वो कर लेना चाहिए, टू बी ऑनेस्ट वी डोंट डू दैट, एंड वी शुड डू रादर। ठीक है? सो एक तरह से अब आप लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाते हैं, तो
आप एग्जाम रेजोल्यूशन बना लो कि भाई एग्जाम खत्म होंगे तो हम ये रेजोल्यूशन बना रहे हैं कि अपनी लाइफ में ये चेंजेस लाएंगे। मैं भी बना रही हूँ रेजोल्यूशन कि वी विल मेक दीज चेंजेस एंड यूज इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स इन अ वाइजर वे, ताकि हम अपनी हेल्थ को उससे ज्यादा अफेक्ट ना करें। स्लीप वाली प्रॉब्लम अभिषेक बहुत लोगों को हो जाती है। जिम जाना है, हाँ जरूर। सो मेक ऑल दैट 3 अप्रैल से सब ज्वाइन कर लेते हैं जिम, है ना? 2 अप्रैल तक पढ़ के। ठीक है, ये भी सही है। मतलब इवन इफ यू डोंट गो टू जिम बट मेक इट अ रेगुलर हैबिट टू एक्सरसाइज, है ना? दैट इज ऑल्सो माई रेजोल्यूशन ऑल्सो, कि भाई आपके पेपर के बाद ये जो सुबह का टाइम होता है ना, दिस टाइम व्हेन आई एम टेकिंग दीज क्लासेस, सो आई विल पुट इट इन एक्सरसाइज। ये मैंने सोचा है, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। चलो, अब हाँ, अब हम वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। तो हेल्थ कंसर्न्स यहाँ पर है। अब एक काम कर सकते हैं, आज जैसे हमने अभी सारे टॉपिक्स डिस्कस कर लिए, सो वी कैन डू वन थिंग, हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। और आपकी जो एनसीईआरटी है वो है ये, ठीक है? सो ये चैप्टर है, ये कोर्स में भी मैंने एनसीईआरटी वाले में डाला हुआ है, तो आप एनसीईआरटी की साइट से भी ले सकते हो, नहीं तो कोर्स में भी आपको ये मिल जाएगी। ठीक है, ये चैप्टर पूरा पढ़ना बहुत जरूरी है। सो इफ यू गेट टाइम यू कैन रीड इट। मतलब अगर आपका, अगर कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे हैं तो शायद उतना टाइम नहीं होगा, पर साइंस वाले पढ़ सकते हैं। अदरवाइज कल की क्लास में हम ये पूरा चैप्टर लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, ठीक है? सो इन दिस चैप्टर व्हाट आर वी स्टडिंग? डिजिटल फुटप्रिंट क्या होते हैं, डिजिटल सोसाइटी एंड नेटिजन क्या होता है, डेटा प्रोटेक्शन क्या होता है, क्रिएटिव कॉमन्स। अच्छा, ये हमने डिस्कस नहीं किया ना अभी। क्रिएटिव कॉमन्स इज द कम्युनिटी वेयर यू गेट द सॉफ्टवेयर्स। तो सॉफ्टवेयर्स आपके जो हैं वो फ्रीवेयर होते हैं, ओपन सोर्स होते हैं और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, है ना? ये भी डिस्कस कर लेते हैं। साइबर क्राइम, इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, ये आप याद रखोगे। आईआईटी एक्ट, आईटी एक्ट जो, इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। ई वेस्ट हैजर्ड्स एंड मैनेजमेंट, इम्पैक्ट ऑन हेल्थ। सो ये सारा आपको इसमें पढ़ना है। सो क्रिएटिव कॉमन्स, इसमें आपको सीसी की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। तो क्रिएटिव कॉमन नहीं होती, क्रिएटिव कॉमन्स होती है। इसमें हमारे पास सारे लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर होते हैं या फ्री सॉफ्टवेयर, जो भी सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट है वो सब इसके अंदर आता है। सो व्हेन यू हैव टू यूज अ सॉफ्टवेयर यू नीड टू गेट अ लाइसेंस फॉर दैट, अगर वो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है तो लाइसेंस आपको खरीदना पड़ सकता है, और खरीदने के बाद ही आप उस सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हो, ठीक है? जबकि फ्री सॉफ्टवेयर क्या होते हैं कि हम उनको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं एंड यूज कर सकते हैं। देन वी हैव अ थर्ड कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर जिसे कहा जाता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। कैन यू टेल मी कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में क्या होता है? व्हाट आर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स? ये 28 पेजेस का चैप्टर है, इंक्लूडिंग द बैक एक्सरसाइज। सो ये हम कल की क्लास में लाइन बाय लाइन रीड करेंगे। वो आपने बचपन में स्कूल में कराती थी ना टीचर, एक बच्चे को खड़ा, चलो बेटा ये वाला पेज पढ़ो, है ना? फिर दूसरे बच्चे को, एंड वी यूज्ड टू वेट फॉर आवर टर्न कि मेरी टर्न कब आएगी पढ़ने के लिए। कोड भी अवेलेबल होता है, तो सॉफ्टवेयर के साथ साथ कोड भी अवेलेबल होता है। यस। सो कल ऐसे ही मैं आपसे चैप्टर पढ़वाऊंगी। ये रहा आपका क्रिएटिव कॉमन्स। Creative Commons is a non-profit organization that aims to build a publicly accessible global platform where the range of creative and academic work are shared freely. Anyone across the globe can access them, share them, and even use them for creating their own work out of it without infringing the copyright or intellectual property right of the owner. तो यहाँ पे सारा free software होता है हमारे पास. The Creative Commons organization provides Creative Commons license free of charge. It allows owners of a work to grant copyright permission for their creative and or academic work in a free, simple, and standardized way. YouTube is not an example of open source, Abhishek. YouTube का कोड नहीं पता आप? आपका पाइथन ओपन सोर्स है, MySQL ओपन सोर्स है, आपका Mozilla Firefox जो ब्राउजर है वो ओपन सोर्स है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो ओपन सोर्स है, ओपन ऑफिस इज ओपन सोर्स दैट्स available for free with the code. A CC license is a type of copyright license that enables the free distribution of anybody. हाँ, you can say that. Anybody's copyrighted work. The license is used when an author wants to give others the right to share, use, and extend the work done by them.
The work licensed under CC is governed by the copyright law and so applies to all types of work, including art, music, literature, dramatics, movie, image, educational resource, photographs, and software. The CC search feature of the online platform makes the licensed material easier to find. The author of the content is given full freedom to set up conditions to use their work. The owner of a work can combine these conditions to create 6 different types of CC license. ये कभी भी पूछा नहीं गया आज तक, ठीक है? सो टिल डेट आपको कभी भी इस टेबल में से कुछ नहीं पूछा गया. But just to be on safer side, if we can do, we should and we must read this chapter. ठीक है? तो इसमें क्या है? लाइसेंस नेम है एट्रीब्यूशन. एट्रीब्यूशन का सिंबॉलिक नेम है सीसी बाय और ऐसा आइकन आपको उसके ऊपर दिख सकता है. द लाइसेंस लेट्स अदर्स डिस्ट्रीब्यूट, रीमिक्स, tweak and build upon your work even commercially as long as they credit you for the original creation. जैसे मान लो कि आजकल इंस्टाग्राम वगैरह पे भी होता है ना कि हम रीमिक्स कर सकते हैं रील्स के साथ. तो उसमें रीमिक्स में हम ऑप्शन दे सकते हैं कि कोई ऐसे भी रीमिक्स कर सकता है या फिर ये ऑप्शन हो सकती है कि भाई मुझे क्रेडिट दोगे तो ही रीमिक्स कर सकते हो, मेरी मेरी रील को भी साथ में बीच में ऐड करना है तभी कर सकते हैं. देन इज एट्रीब्यूशन शेयर अलाइक. Attribution share alike is the license lets other remix, tweak, and build upon your work even for commercial purposes as long as they credit you and license their new creations under the identical terms. तो वो remix करके तो बना रहे हैं लेकिन वो भी सेम ही लाइसेंस टर्म्स यूज करेंगे जो आपने यूज करी है. So that is attribution share alike. Attribution no derivs. Attribution no derivs में क्या है? Lets others reuse the work of any purpose. However, it cannot be shared with others in adapted form and credit must be provided to you. मतलब मेरे से आपने तो शेयर कर लिया बट आपसे अगर कोई और शेयर करेगा तो वो क्रेडिट उसको नहीं देगा, वो क्रेडिट मेरे पास ही आना चाहिए. ठीक है? सो दैट इज नो डेरिव्स. मतलब डिराइव नहीं करना उसको, आपके कंटेंट वो उसका नहीं हो गया उसने रीमिक्स बना लिया तो वो कंटेंट अभी भी आपका ही रहेगा. तो फर्दर अगर कोई यूज करता है तो आपको ही क्रेडिट जाएगा उस चीज का. एट्रीब्यूट नॉन कमर्शियल, तो उसमें ऑब्वियस सा बात है, नाम से पता चल रहा है कि वो रीयूज तो कर सकता है बट नॉट फॉर कमर्शियल पर्पसेस. मतलब उसकी वीडियोस अगर मोनेटाइज नहीं है तो वो यूज कर सकता है बट फॉर अ मोनेटाइज वीडियो वो यूज नहीं कर पाएगा. So this license lets others remix, tweak and build upon your work non-commercially and although the new works must also acknowledge you and be non-commercial. तो जो वो remix करके बना रहे हैं वो non-commercial होगा और acknowledgement इसमें भी जरूरी है. ठीक है? Then we have attribution non-commercial share alike. Commercial purpose के लिए नहीं होगा and the शेयरिंग के जो फीचर्स हैं वो सेम होने चाहिए. देन एट्रीब्यूशन नॉन कमर्शियल नो डेरिव्स, मतलब फर्दर डेराइव नहीं होगा, आप ही को क्रेडिट जाएगा अगर उसको भी कोई फर्दर नॉन कमर्शियल पर्पस के लिए भी यूज करे. तो बेसिकली 3 ही है आपके पास, एक एट्रीब्यूशन, एट्रीब्यूशन शेयर अलाइक और एट्रीब्यूशन नो डेरिव्स. वही 3 रिपीट हो गए हैं नॉन कमर्शियल में. सो पहला कमर्शियल के लिए था और उसके बाद आप देख रहे हो ना कमर्शियल में क्या है, ये जो डॉलर का साइन है उसके ऊपर क्रॉस कर दिया. सो जब कमर्शियल है तो डॉलर का साइन दिखाया ही नहीं हुआ और अगर नॉन कमर्शियल है तो डॉलर साइन के ऊपर क्रॉस कर दिया, मतलब इट इज नॉन मोनेटाइज्ड. ठीक है? सो इस पे अभी तक कभी क्वेश्चन नहीं आया है बट आप फिर भी पढ़ लेना. ठीक है? व्हाई टू कीप एनी स्टोन अनटर्न्ड, है ना? क्यों ऐसा कुछ छोड़ो कि बोल दो यार यही नहीं पढ़ के गया था, यही आ गया. बिकॉज एनसीईआरटी बुक्स आर वेरी वेरी स्पेसिफिक और पेपर बनाते हुए स्पेशली ऐसे चैप्टर्स में जो कि चैप्टर ही 20 पेज का है और 10 नंबर के क्वेश्चन बनाने हैं इसमें से, तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो बुक में से कुछ भी उठाकर उसका एमसीक्यू बना देंगे या ट्रू फॉल्स बना देंगे, है ना? जैसे पिछली बार आ गया था कि भाई जो ई वेस्ट होता है उसमें से कौन सी गैस निकलती है. अब हमें क्या पता भाई कौन सी गैस निकलती है, हम तो कंप्यूटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, हमने साइंस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से तो पढ़ा ही नहीं था. तो बर्लियम थी वो गैस, तो वो क्यों आई? क्योंकि चैप्टर में लिखा हुआ है. सो इसलिए ये वाले चैप्टर में और कंप्यूटर नेटवर्क तो फिर भी सही है कि बहुत वास्ट है तो 10 नंबर आराम से, 5 नंबर आपके केस स्टडी क्वेश्चन के आ जाते हैं. सो कंप्यूटर नेटवर्क इसलिए इजी हो जाता है क्योंकि हमें पता है कि 10 मार्क्स में 5 मार्क्स का तो केस स्टडी आ जाएगा जिसमें हमेशा हर बार सेम टाइप के क्वेश्चन आते हैं. देन 1 मार्क का आपका फुल फॉर्म आ जाएगा. ठीक है? तो वो सब तो 6 तो वही हो गए, बाकी बचे आपके पास 4 नंबर और जिसमें कुछ पूछ सकते हैं. पर यहाँ पर सारे छोटे-छोटे क्वेश्चंस आएँगे, तो इसलिए आपको इसमें तो एक-एक लाइन जो है एनसीईआरटी की, वो अपने दिलो-दिमाग में बसा के जानी है पेपर से पहले. तो एग्ज़ाम से 1 दिन पहले भी इस चैप्टर को ज़रूर पूरा का पूरा रीड करना लाइन बाय लाइन.
हाँ, steps for hosting a website में दिव्यांश, you just have to buy the space on internet and you have to buy the domain name. दो चीजें खरीदनी पड़ती हैं, space, domain name, and then you have to upload it on the web server. ठीक है, ये साइबर क्राइम है. सो ये सब हम पढ़ेंगे, मतलब आई एम गोइंग टू रीड द होल चैप्टर टुमारो, सो डोंट वरी. सो कल हम इसका पूरा चैप्टर पढ़ेंगे. चैप्टर के साथ साथ वी विल बी डूइंग पीवाईक्यूज, और थोड़े पीवाईक्यूज हम अभी भी करेंगे. ठीक है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल. बहुत इजी चैप्टर है वैसे, बट जस्ट फॉर द सेक, बिकॉज आई डोंट वांट यू टू मिस एनीथिंग, आई विल मेक श्योर कि मैं आपके साथ ये चैप्टर रीड करूं, ताकि आप इसमें से एक एक लाइन को अच्छे से समझ सको. देखो, जैसे ये चीज है, आप सोचोगे भी नहीं कि ये आपको एमसीक्यू में आ सकती है, पर अगर आ गई, है ना, आपको आ गई. विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द व्यूइंग डिस्टेंस फॉर अ प्रॉपर पोजिशन वाइल यूजिंग अ कंप्यूटर. ठीक है, और उसके अंदर आपको यहाँ पे ऑप्शंस दे रखी हैं, और आपको पता ही नहीं, भाई हमने पढ़ा ही नहीं कभी कौन सी है. तो दिस इज 19 इंच टू 24 इंच. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस. आपकी बैक 90 डिग्री के एंगल पे होनी चाहिए, रिस्ट स्ट्रेट होनी चाहिए, जो किसी की ऊपरी नहीं है ना. हो जाओ भाई, स्ट्रेट हो जाओ सारे. देन आपके पास प्रॉपर बैक सपोर्ट होनी चाहिए. सो फीट ऑन द फ्लोर होने चाहिए, या फुटरेस्ट पे हो सकते हैं. ये हाइट होनी चाहिए 23 टू 28 इंचेस. ठीक है, सो अकॉर्डिंगली इसमें जो जो चीजें हैं थोड़ी बहुत, यू मस्ट गो थ्रू इट, क्योंकि एमसीक्यू में कुछ भी पूछ सकते हैं. ठीक है, सो वी मस्ट गो थ्रू इट. फिर आपके पास ये समरी आगे देखो, 21 पेज तक ही है, जिसमें फर्स्ट पेज पे तो कुछ है ही नहीं. सो 20 पेजेस का चैप्टर है बस ये, और उसके बाद आपकी समरी आ गई, फिर इसके क्वेश्चंस हैं. ठीक है, पर क्वेश्चंस तो हम अभी भी कर सकते हैं, बट आई डू दीज क्वेश्चंस टुमारो ओनली. तो कल हम क्या करेंगे, ये पूरा चैप्टर, और इस पूरे चैप्टर के साथ ये जो 21 क्वेश्चंस यहाँ पर गिवन है इसकी बैक एक्सरसाइज में, वी विल बी डूइंग इट ऑल्सो. इट इज काइंड ऑफ वन शॉट फॉर सोसाइटल इम्पैक्ट. ठीक है, तो ये हम कल करेंगे, बट आज क्या करेंगे, अभी हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं इसी से रिलेटेड. ठीक है, आपका सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स. तो हम क्या करते हैं, हम एक ओपन कर लेते हैं कुछ सेट ऑफ पेपर्स, एंड वी विल चेक आउट कि किस तरह के क्वेश्चंस आपको पिछले सालों में आए हुए हैं. वैसे तो प्रीवियस ईयर पेपर मैंने डाले हुए हैं आपके कोर्स में भी, वहां से भी निकाल सकते हो. सो आई सर्च आईपी पेपर्स. सो 10 मार्क्स आपका ये आने वाला है. ये केवी रीजन के पेपर्स हैं सारे, मैंने आप लोगों को ये भेजी हुई है फाइल, ये आपको मिल जाएगी ऐप के अंदर भी. इसमें बहुत सारे पेपर्स हैं डिफरेंट डिफरेंट रीजन के, जैसे ये आगरा रीजन का प्री बोर्ड पेपर है. ठीक है, अब इसमें पहला क्वेश्चन है जो वो कंप्यूटर नेटवर्क्स का है. इट्स नॉट ऑफ सोसाइटी लॉ, फिर भी आप मुझे आंसर करेंगे. URLs are of two types. What should be the answer of the first one? URLs are of two types. जल्दी. No, not C. नहीं बेटा, A, absolute and relative. स्टैटिक एंड डायनामिक वेबसाइट्स होती हैं, क्या कर रहे हो. स्टैटिक एंड डायनामिक होती हैं वेबसाइट्स. वो यूआरएल पूछ रहा है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. जब हम ये पूरा एड्रेस लिखते हैं, https drive.google.com एंड सो ऑन, वो पूरा का पूरा जो है वो एब्सोल्यूट यूआरएल होता है. लेकिन अगर आप उसमें से सिर्फ पेज नंबर, पेज का नाम उठा रहे हो पीछे से, लाइक index.php, वो रिलेटिव यूआरएल है, कि हम एक पोजीशन पर ऑलरेडी हैं, वहां से किसी पेज पे जा रहे हैं. सो दैट इज रिलेटिव. जैसे फाइल्स में होता है ना, पाथ होता है, एब्सोल्यूट पाथ, रिलेटिव पाथ, वैसे ही यहाँ पे भी यूआरएल भी एब्सोल्यूट और रिलेटिव हो सकता है. सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. गॉट इट. चलो सेकंड का आंसर बताओ. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डन बाय साइबर क्रिमिनल्स. Which of the following is not done by cyber criminals? Yes, इसका आंसर सीधे सीधे D है. That is report vulnerability in any system. Then we have an organization purchases new computers every year and dumps the old one into the local dumping yard.
Write the name of the most appropriate category of waste that the organization is creating every year out of the following options. मतलब free का number है ये तो. Free के marks. E-waste. Which type of values will be turned by. अच्छा ये तो SQL है, इसको छोड़ देते हैं अभी. ये भी है. V in visa stands for. ये कहाँ से क्वेश्चन आएगा? वीजा. वीजा कार्ड. वीजा इज योर डेबिट कार्ड है ना? कुछ भी पूछते हैं. Is it vital? Are you sure? I'm not sure about this. वीजा. वो वाला वीजा नहीं, वीजा फुल फॉर्म. तो ये कौन से वाले वीजा की फुल फॉर्म बनाएगा? विजिटर्स इंटरनेशनल स्टे है ना ये तो. वीजा कार्ड फुल फॉर्म. पेमेंट कार्ड. इसकी कोई फुल फॉर्म ही नहीं है, तो नन ऑफ दीज हुआ ना फिर तो. उसमें विजिटर्स है और इसमें वीजा की कोई फुल फॉर्म ही नहीं है. Should be none of these. डी होना चाहिए फिर तो. देखते हैं इसकी मार्किंग स्कीम में क्या आंसर गिवन है. ठीक है. सो आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 13. Which amongst the following is an example of a browser? कुछ ज्यादा ही अच्छे वाले क्वेश्चंस दिए हुए हैं ना. इसमें से कौन सा ब्राउजर है? दिस इज आगरा का प्री बोर्ड. सेशन 22-23 का है ये. लास्ट ईयर का. पर सिलेबस सेम है, पैटर्न सेम है, सो डज नॉट मैटर. एनीवन नोज 13 का आंसर? Then we have question number 15. Dash are the attempts by individual to obtain confidential information from you through an original looking site and URL. This is straightforward question. Created by Shahjahan? What is created by Shahjahan? इसका आंसर क्या है 15th का? What is the answer for question number 15? What is the answer for question number 15? Acha, paper is created by Shahjahan. Shahjahan has like super knowledge of societal impact. फिशिंग. क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर तो फिशिंग है ना. डैश आर द अटेम्प्ट्स बाय इंडिविजुअल टू ऑब्टेन कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम यू थ्रू एन ओरिजिनल लुकिंग साइट. अच्छा सॉरी ठीक है. साइट एंड यूआरएल. फार्मिंग वेरी गुड. सो फार्मिंग इज द करेक्ट आंसर. Chaya sets up her own company to sell her own range of clothes on Instagram. What type of intellectual property can she use to show that the clothes are made by his company, her company? उसने इंस्टाग्राम पे अपने क्लोथ्स सेल करने शुरू किए हैं. विच टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कैन शी यूज टू शो दैट द क्लोथ्स आर मेड बाय हर कंपनी? ट्रेडमार्क. वेरी गुड. वेरी गुड. अच्छा ये असर्शन रीजनिंग जो पहला वाला है ये इंटरनेट पे डिपेंडिंग है. इट सेज ईच वेबसाइट हैज अ यूनिक एड्रेस कॉल्ड यूआरएल. इज इट ट्रू? It is Unified Resource Locator and a correct example is
So R is wrong. A is true, but R is false. Yes, very good, Dipesh. तो हम एक बार क्या करते हैं, पहले आंसर चेक कर लेते हैं इसके क्या है 13th का, और क्या था इनका, एक और क्वेश्चन जो था, सिक्स्थ, सिक्स्थ एंड 13th। सिक्स्थ का है वर्चुअल, सेंस वही बन रही थी पर नेट पे तो इसकी ऐसी कोई फुल फॉर्म है नहीं। सो वी स्टैंड्स फॉर वर्चुअल, एंड 13th है एपिक। एपिक इज अ वेब ब्राउजर, आई हैव नेवर यूज्ड, ठीक है, बट इट सेज एपिक इज अ वेब ब्राउजर, ठीक है। चलिए देखते हैं और क्या क्वेश्चन है हमारे पास जो कि सोसाइटल इम्पैक्ट पे बेस्ड है। ये मैटप्लॉटलिब हो गया, ये आपका फिक्स्ड नेटवर्किंग का 5 नंबर का क्वेश्चन जो होता है वो है, ठीक है। ये एसक्यूएल है, ओके। ये रहा 3 मार्क्स का क्वेश्चन। व्हाट डू यू मीन बाय डिजिटल फुटप्रिंट? एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजिटल फुटप्रिंट विद एग्जांपल। दिस यू कैन डू, है ना। सो आपको बताना है डिजिटल फुटप्रिंट क्या होता है, एक्टिव और पैसिव को एक्सप्लेन कर देना है। व्हाट डू यू मीन बाय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी? गिव सम नेम्स ऑफ कॉमन टाइप ऑफ आईपी विद एग्जांपल। सो तीनों जो हैं आपके, कॉपीराइट, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क, यू विल एक्सप्लेन देम ऑल, फाइन। देन आपके पास ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, मेंशन एनी 4 नेट एटिकेट्स एंड देन लिस्ट एनी 4 बेनिफिट्स ऑफ ई वेस्ट मैनेजमेंट। तो या तो आपको 4 नेट एटिकेट्स लिखने हैं या आपको ई वेस्ट मैनेजमेंट के बेनिफिट्स लिखने हैं। सो 4 लिखने पड़ेंगे, हाफ मार्क मिलेगा एक सही लिखने के लिए, ठीक है। ओके, सो दिस इज अबाउट हमारा सोसाइटी, लॉ एंड एथिक्स और सोसाइटल इम्पैक्ट। ओके, नेक्स्ट पेज पेपर पे चलते हैं। So this is the question paper pre-board Bhubaneswar. Okay. So if I look at this Bhubaneswar paper, the first question is, which device is used to regenerate the signals over long data transmission, long distance data transmission? So इसका आंसर क्या होगा? What will be the answer of this? Repeater. Very good. Whenever we surf the internet using smartphones, we leave a trail of data reflecting the activities performed by us online. C. Digital footprint. Very good. Unsolicited commercial emails is known as? Unsolicited commercial email is known as? Question number 3. What is the answer for question number 3? A. Very good, Shrestha. Spam. Okay. Okay. Which of the following is net etiquette? Which of the following is net etiquette? Question number 6. All of the above. Very good. So be ethical, be responsible, be respectful. All of the above. Okay. Which keyword is used? अच्छा ये तो SQL का हो गया. Moving on. ये networking के questions हैं. Okay. Question number 15. The act of fraudulently acquiring someone's personal and private information, such as online account name, login information, and password, is called as? उसकी लॉगिन इंफॉर्मेशन, देखो यहाँ पर अब क्या है कि स्पेसिफिकली नहीं बोला श्रेष्ठ कि एक फ्रॉडेंट ईमेल भेज के ये किया जा रहा है। इट इज नॉट मेंशन्ड हाउ आर वी डूइंग इट, बट हम उसकी पर्सनल डिटेल्स, लॉगिन आईडी, पासवर्ड निकाल रहे हैं, तो वो आइडेंटिटी थेफ्ट हो जाएगा। वेरी गुड दिपेश, आरती, अभिषेक, दीपांजलि, इट इज आइडेंटिटी थेफ्ट, ठीक है। ओके, देन असर्शन रीजनिंग वाला क्वेश्चन भी आपका, देखो 5 MCQ आएंगे आपको सोसाइटल इम्पैक्ट पे, एक 2 मार्क का क्वेश्चन, एक 3 मार्क का क्वेश्चन, और 5 MCQ आ सकते हैं। सो इसीलिए इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ना जरूरी है क्योंकि एमसीक्यू में कुछ भी पूछ सकते हैं। ई वेस्ट कॉज ऑफ डैमेज टू द इम्यून सिस्टम, स्किन डिजीज, मल्टी एलिमेंट्स एंड स्किन प्रॉब्लम्स, ये असर्शन है। देन
रीजन दिया हुआ है मोस्टली ऑल इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कंप्राइजेस ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स सच एज लेड, बेरिलियम, मर्करी एक्सेट्रा। सो क्या आंसर होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 17 का? What should be answer for question number 17? Very good, Divyansh. Both A and R are true and R is the correct explanation. बिल्कुल सही. So A is the correct answer for this. ठीक है. इसके बाद आपको एक 2 mark का question आएगा इसमें. जैसे ये है list any 2 health hazards related to excessive use of technology. या फिर choice है Priya is using her internet connection to book a train ticket. This is classic example of leaving a trail of web activities carried by her. What do we call this type of activity? What is the risk involved by such kind of activity? तो आपको डिजिटल फुटप्रिंट बताना है और इसमें क्या-क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं वो बताना है। ठीक है, फिर 3 मार्क्स का आता है आपको क्वेश्चन जिसमें दिया हुआ है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ साइबर क्राइम फॉर द फॉलोइंग सिचुएशन। अ पर्सन कंप्लेन्स दैट 4.25 lakhs have been fraudulently stolen from his or her account online via some online transaction in 2 days using net banking. So what type of cyber crime is this? थर्ड में है a person complains that somebody has created a fake profile of Facebook and defaming his or her character. So पहला वाला है आपका hacking, दूसरा phishing and तीसरा cyber bullying. ठीक है, क्योंकि उसने फेक प्रोफाइल बनाई है, उसने आपका ओरिजिनल लॉगिन और पासवर्ड नहीं लिया, फेक प्रोफाइल है जिससे वो उसको डिफेम करने की कोशिश कर रहा है, तो वो साइबर बुलिंग है। पहला वाला हैकिंग है, दूसरा वाला आइडेंटिटी थेफ्ट नहीं फिशिंग होगा ये, क्योंकि उसकी डिटेल्स ले ली और उसका कार्ड उसी के पास है, फिर भी उसके कार्ड से उसने शॉपिंग कर ली। और जो तीसरा है वो आपका आइडेंटिटी थेफ्ट नहीं है, साइबर बुलिंग है, क्योंकि उसका ओरिजिनल यूजर नेम पासवर्ड नहीं लिया, उसने फेक अकाउंट बनाया है और उससे उसको डिफेम करने की कोशिश कर। As a citizen of India, what advice you should give to others for e-waste disposal? Define them in detail. Basically, you have to explain 3 hours. So I would say अगर ऐसा question आता है, go for this one. 3 hours. ये हमें पता है कि 3 क्या है. इसमें आपके पास फिर भी आपको थोड़ी confusion हो सकती है कि which cyber crime it's exactly there. तो आप वो कर सकते हो। फिर ऐसे ही हम अगले पेपर पे चलेंगे। ठीक है, तो ऐसे इसमें बहुत सारे पेपर्स हैं। इफ यू वांट आई कैन रीसेंड इट अगेन इन द व्हाट्सएप ग्रुप। मार्किंग स्कीम सारे पेपर की दी हुई है। सो आपके पास किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो मैं तो हूं ही, मुझसे तो आप पूछ ही सकते हो। अदरवाइज आप मार्किंग स्कीम से भी क्रॉस चेक कर सकते हो, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मार्किंग स्कीम में कभी कभी गलत आंसर हो सकते हैं। तो अगर आपको लगे कि ये चीज में थोड़ा सा डाउट है तो या तो आप नेट पे क्रॉस चेक कर लो, मुझसे क्रॉस चेक कर लो। ठीक है, एनी हाउ एक पेपर और कर लेते हैं, बाकी के पेपर्स आप अपना खुद से गो थ्रू कर सकते हो। दिस इज चंडीगढ़ रीजन प्री बोर्ड केंद्रीय विद्यालय। ठीक है, द इंफॉर्मेशन आर्ट वर्क दैट एग्जिस्ट इन डिजिटल फॉर्म इज कॉल्ड। क्वेश्चन नंबर 2's आंसर। What should be the answer for question number 2? The information art work that exists in digital form is called dash. What is the answer? C. Digital code. Very good. Legal term to describe the right of creator of original creative or artistic work is called dash. Legal term to describe the right of creator of original creative or artistic work is called dash. Question number 3. Very good. A. Copyright. Question number 6. Dash is an attempt where a hacker tries to divert network traffic to a bogus site. Answer is नहीं। बी का आंसर है फार्मिंग। जब आप किसी बोगस साइट पे जाते हो उसको फार्मिंग कहते हैं। ठीक है, स्पूफिंग एंड ईव्स ड्रॉपिंग क्या होता है? ईव्स ड्रॉपिंग का मतलब होता है कि हमने डेटा एज सच चोरी नहीं किया। ठीक है, आपने ओवरहियर कर लिया। सो व्हेन द डेटा इज द
डेटा इज अंडर ट्रांसमिशन, ठीक है। अब डेटा ट्रांसफर हो रहा है तो आप उसको, हैकिंग क्या होता है, उसको मॉडिफाई भी करना। सो यहाँ पे जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है उसको सिर्फ आपने ओवरहेयर किया, आपने सुन लिया कि उसमें क्या बात हो रही थी, तो वो है आपका स्पूफिंग। और अगर बिना नेटवर्क के मान लो कोई पासवर्ड डाल रहा था या वो आपस में बात कर रहा था और आपने पीछे से सुन लिया, तो वो ईव्सड्रॉपिंग होता है, ठीक है। डैश इज एन अटेम्प्ट वेयर अ हैकर ट्राइज टू डाइवर्ट नेटवर्क ट्रैफिक टू बोगस साइट इज फार्मिंग। ओके। Question number 15. Stealing someone's intellectual work and representing it as own is called plagiarism. ठीक है. Rajesh received an email warning him of closure of his bank account if he did not update his banking information as soon as possible. He clicked the link in the email and entered his banking information. Next, he got to know that he was duped. This is an example of phishing. इसका आंसर होगा डी, ठीक है। उसको फ्रॉड ईमेल आई और उससे वो फंस गया, ठीक है। Then we have e-waste management के benefits. What is intellectual property right? Why should it be protected? Choice है। अब देखो इसमें आपके पास choice आ रही है हमेशा, 2 नंबर वाले में भी 3 नंबर वाले में भी। What do you mean by identity theft? Explain with the help of example. What do you understand by net etiquettes? Give the examples. ठीक है। सो इस तरह से आपके पास बहुत बहुत सारे पेपर। देखो 6th का आंसर फार्मिंग है ना। सो वी हैव मेनी क्वेश्चन पेपर्स लाइक दीज। तो आप ऐसे और भी रीजन्स के जो हैं, देखो 155 पेजेस हैं, इसमें अभी हम 40 पे हैं, तो इसमें और भी स्टेट्स के पेपर्स हैं। सो ये भी सारे अगर अच्छे से कर लोगे ना, तो भी बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाएंगे। इफ यू गो थ्रू दिस प्रॉपरली एक एक क्वेश्चन को, तब भी बहुत कवर हो जाएगा आपका। सो ये फाइल मैं आपको फिर से भेज रही हूँ इन केस यू डोंट हैव इट। सो मेक श्योर कि आप ये सारे पेपर्स जो जो टॉपिक आप पढ़ते जा रहे हो, तो अभी हम कल सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स, आई डोंट थिंक यू हैव टू रीड अभी, क्योंकि वो चैप्टर हम कल रीड करने ही वाले हैं। तो आप आज एक काम करना कि इन पेपर्स में से अपने मैटप्लॉटलिब के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, ठीक है। सो जस्ट प्रैक्टिस दी मैटप्लॉटलिब क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर फाइल, ओके। कौन कौन करेगा? जो लोग इस क्लास को यूट्यूब पे देख रहे हैं, कमेंट्स में लिख के बताओ कौन कौन डेडिकेटेड है जो करेगा इसको आज। और यूट्यूब वाले बच्चों तो व्हाट्सएप पे नहीं है, तो बेटा आपको इसको डाउनलोड करना है, तो ऐप के अंदर फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन है, ठीक है। सो फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में आप जाएंगे, वहां पर क्लास 12th आईपी का जो फोल्डर है उसमें आपको ये फाइल मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ये क्लासेस भी आप अटेंड करना चाहते हो तो आप पे अटेंड कर सकते हो, फ्री क्लासेस है। So these classes are also free. For revision, you can attend these classes on the app and download the material from the free study material section. और अपने juniors को बता देना कि next session के लिए course launch हो गया है app पे. So if they want, they can explore and join it as well. अभी 50% off है as an early bird discount. मैं भेज रही हूँ, हाँ अभी भेज रही हूँ, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कल हम चैप्टर को रीड करेंगे एज वेल एज जो उसकी बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। एनसीईआरटी के सारे चैप्टर्स के बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो टुमारो वी विल बी डूइंग बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस फॉर सोसाइटल इम्पैक्ट अलोंग विद द चैप्टर रीडिंग, ठीक है, ताकि हम एक एक लाइन को घोट के पी जाए। पेपर में कुछ भी पूछ ले इससे रिलेटेड, ऐसा नहीं होना चाहिए हमें देख के लगे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे।